गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हेमेटोपोइसिस या हेमियोपोइसिस, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एरिथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इससे पहले मैं आपको ब्लड के बारे में बता चुका हूँ। ब्लड इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं इन सबको ये आपस में कनेक्ट करके रखता है। सो इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड के दो पार्ट हैं। ब्लड का जो पहला वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं नॉन सेलुलर पार्ट, जिसमें हम प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं जिसको। दूसरा जो पार्ट होता है वो है उसका सेलुलर पार्ट। इसके अंतर्गत आती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है इसको हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। जो डब्ल्यूबीसी है इसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। और जो ब्लड प्लेटलेट्स है इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। जो आरबीसी है इसका जो मेन काम है ये गैसेस का एक्सचेंज करना इसका मेन काम है, यानी कि ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में CO2 को टिश्यू से लंग्स से टिश्यू में ले जाना और टिश्यू से दोबारा से लंग्स में लाना इसका मेन काम है। जो डब्ल्यूबीसी का मेन काम है ये इसका काम बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है। और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं इसका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना या फिर ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करना, इसका मेन काम है। अब बात आती है हेमियोपोइसिस की, जिसको हम हेमेटोपोइसिस भी कहते हैं। तो हेमेटो का मतलब होता है ब्लड, और पोइसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, यानी कि ब्लड को बनाना, ब्लड को बनने की प्रक्रिया, उसको हम कहते हैं हेमोपोइसिस यानी कि हेमेटोपोइसिस। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस। इसमें आरबीसी भी बनती हैं, डब्ल्यूबीसी भी बनती हैं और प्लेटलेट्स भी बनती हैं। जो हेमोपोइसिस है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है एरिथ्रोपोइसिस, दूसरा है ल्यूकोपोइसिस और तीसरा है थ्रोम्बोपोइसिस। जो एरिथ्रोपोइसिस है, एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी और पोइसिस का मतलब है टू प्रोड्यूस। तो आरबीसी के बनने को डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को, और थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को। अब हेमेटोपोइटिक टिश्यूज़ किसे कहते हैं? ऐसे टिश्यूज़ जो हेमोपोइसिस के प्रोसेस को करते हैं उन्हें हम हेमेटोपोइटिक टिश्यूज़ हम कहते हैं। जैसे कि बोन मैरो, यूक सैक, लीवर और स्प्लीन, ये चारों के चारों जो टिश्यू हैं वो हेमेटोपोइसिस का काम करते हैं, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाने का काम करते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं हेमेटोपोइटिक टिश्यूज़। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? जो हमारी बॉडी की जो लंबी बोन्स हैं उसे हम अगर कट करें तो इसके अंदर एक स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है जो सेमी सॉलिड जेली के रूप में होता है। तो इसको हम कहते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो के अंदर ही वो सेल्स होती हैं जो डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को और प्लेटलेट्स को बनाती हैं। तो जो हेमेटोपोइटिक टिश्यूज़ वो हो गए जो हेमोपोइसिस का काम करते हैं। तो इट मेनली अकर्स, जो हेमोपोइसिस है इट मेनली अकर्स इन बोन मैरो, और इसे हम कहते हैं मेडुलेटरी हेमोपोइसिस। जब हेमोपोइसिस बोन मैरो के अंदर होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेडुलेटरी हेमोपोइसिस। और अगर प्रोसेस बोन मैरो को छोड़ के किसी दूसरे अंग में हो रही है, दूसरे ऑर्गन में हो रही है, जैसे कि यूक सैक में हो रही है, लीवर में हो रही है, स्प्लीन में हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलेटरी हेमोपोइसिस। इफ़ इट अकर्स आउटसाइड ऑफ द बोन मैरो, अगर बोन मैरो को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्गन में हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस हो रही है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलेटरी हेमोपोइसिस की प्रोसेस हम इसको कहते हैं। अब जो हेमोपोइसिस की जो प्रोसेस है इट अकर्स इन डिफरेंट टिश्यूज़ इन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। जीवन के अलग अलग काल में अलग अलग ऑर्गन्स इस हेमोपोइसिस के प्रोसेस को करते हैं। अगर हम फीटस आर्थ्रोपोइसिस की बात करें, फीटस में हेमोपोइसिस कहाँ कहाँ होता है उसकी हम बात करें तो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है मीसोब्लास्टिक स्टेज, दूसरी स्टेज है आपकी हिपैटिक स्टेज और तीसरी स्टेज है आपकी माइलॉइड स्टेज। जो मीसोब्लास्टिक स्टेज है इसमें
3 मंथ तक, फीटस के 3 मंथ तक योग सैक जो है वो हेमोपोइसिस की प्रोसेस को करता है। जो योग सैक होता है ये एक ऑर्गन होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना प्रदान करने का काम करता है, यानी कि उसको नरिशमेंट करने का काम करता है। ये जो योग सैक है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना देने का काम करता है और साथ ही WBC, RBC और प्लेटलेट्स को बनाने का भी काम करता है। तो फीटस में जो पहले 3 मंथ होते हैं उसमें योग सैक होता है जो वो हेमोपोइसिस का काम करता है। जो नेक्स्ट स्टेज आती है आफ्टर 3 मंथ, जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम कहते हैं हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक का संबंध है लीवर से। तो इसमें जो आफ्टर 3 मंथ है लीवर और स्प्लीन जो है वो हेमियोपोइसिस की प्रोसेस को करता है। अब योग सैक खत्म हो जाता है तो अब जो लीवर है और स्प्लीन है वो हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस को करते हैं, क्योंकि अभी इस समय तक जो फीटस है उसमें बोन का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो पहले 3 महीने में योग सैक इस प्रोसेस को करता है और उसके बाद जो 3 महीने हैं उसमें लीवर और स्प्लीन इस प्रोसेस को करता है। जो आखिरी के 3 मंथ होते हैं माइलॉइड स्टेज जिसको हम कहते हैं, लास्ट 3 मंथ ऑफ द फीटस लाइफ, इसमें जो बोन मैरो होती है, क्योंकि अब जो फीटस है उसमें बोन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो जो भी काम है अब बोन मैरो अपने हाथ में ले लेती है और हेमियोपोइसिस की प्रोसेस यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स के निर्माण की जो प्रोसेस है वो बोन मैरो ये करती है। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो इसमें ऑल बोन्स विद डेड बोन मैरो, सारी की सारी बोन्स जिसमें बोन मैरो होती है वो सारी की सारी बोन्स जो है हेमियोपोइसिस की प्रोसेस को करती हैं। और जब अडल्ट स्टेज आती है यानी कि 18 से 20 साल की अवस्था जब आती है तब सारी की सारी बोन को छोड़ दें तो केवल कुछ ही बोन जो है वो हेमियोपोइसिस की प्रोसेस को करती हैं। ये बोन्स होती हैं स्टर्नम की बोन, वर्टिब्री, स्कल, पेक्टोरल ग्रेडिल, पेल्विक ग्रेडिल, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर। ये जो कुछ बोन्स होती हैं जैसे कि स्टर्नम की बोन है, स्टर्नम जो आपकी चेस्ट की बोन है, यहाँ पे हेमियोपोइसिस होगा। वर्टिब्री जो आपका वर्टिब्रल कॉलम में जो रीढ़ की हड्डी है ये हेमियोपोइसिस की प्रोसेस को करती है। स्कल जो कपाल की हड्डी है ये हेमियोपोइसिस की प्रोसेस को करती है। पेक्टोरल ग्रेडिल जो आपकी शोल्डर की हड्डियां हैं, यहाँ पे पेक्टोरल ग्रेडिल है ये, और जो पेल्विक ग्रेडिल है जो आपके कूल्हे की हड्डियां हैं, जो अपर एंड और अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर, जो फीमर हमारी बॉडी की जो सबसे लंबी बोन होती है जो जांग की हड्डी है उसके जो अपर एंड है केवल ये वाला एंड, और ह्यूमरस का ये वाला एंड जो है वो हेमियोपोइसिस की प्रोसेस को करता है। तो जो जीवन के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टिश्यूज़ जो हैं वो हेमियोपोइसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। फीटस की बात करें जो पहले 3 महीने में योग सैक करेगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ है उसमें लीवर और स्प्लीन इसे करेगा, और माइलॉइड स्टेज में जो लास्ट 3 मंथ में बोन मैरो इस काम को अपने हाथ में ले लेंगी और हेमियोपोइसिस की प्रोसेस करेंगी। और अडल्ट स्टेज में स्टर्नम, वर्टिब्री, स्कल, पेक्टोरल ग्रेडिल, पेल्विक ग्रेडिल, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर जो है इस प्रोसेस को करेंगे। तो अब बात करते हैं एरिथ्रोपोइसिस की यानी कि RBC के बनने की। तो जो एरिथ्रोपोइसिस है ये 7 से 9 दिनों का समय लेती है, यानी कि RBC का जो बनना होता है उसमें 7 से 9 दिनों का समय लगता है। और जो RBC का जो जीवन काल है, जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिनों का होता है। इसमें 2 थ्योरीज हैं, एक है पॉलीफिलेटिक थ्योरी और दूसरी है मोनोफिलेटिक थ्योरी। जो पॉलीफिलेटिक थ्योरी है इसमें कहा गया है कि देयर आर सेपरेट स्टेम सेल्स फॉर ईच मेन वैरायटी ऑफ ब्लड। ये जो बोन मैरो होती है इसमें 3 अलग अलग स्टेम सेल्स होती हैं और ये 3 अलग अलग स्टेम सेल्स RBC को, WBC को और प्लेटलेट्स को बनाने का काम ही करती हैं। एक स्टेम सेल्स होगी तो ये क्या बनाएगी, RBC बनाएगी। जो दूसरी स्टेम सेल्स है ये आगे जाके WBC बनाएगी और तीसरी स्टेम सेल है ये आगे जाके प्लेटलेट्स बनाएगी। तो इस थ्योरी में ये कहा गया है कि देयर आर सेपरेट स्टेम सेल्स फॉर ईच मेन वैरायटी ऑफ ब्लड, और इस थ्योरी को नाम दिया गया है पॉलीफिलेटिक थ्योरी का।
जबकि जो मोनोफिलेटिक थ्योरी है, जो सर्वमान्य थ्योरी है मोनोफिलेटिक थ्योरी, इसमें ये कहा गया है कि 3 अलग अलग तरह के सेल्स नहीं होती, केवल एक ही तरह की सेल्स यहाँ पे पाई जाती है और उसे हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, या जिसका दूसरा नाम है हीमोसाइटोब्लास्ट सेल। ये एक ही सेल होती है और यही सेल आगे जाके WBC भी बना सकती है, RBC भी बना सकती है और प्लेटलेट्स भी बना सकती है। तो मोनोफिलेटिक थ्योरी में यह कहा गया है कि जो बोन मैरो है उसमें केवल एक ही तरह की स्टेम सेल होगी और यही आगे जाके 3 अलग अलग तरह के सेल्स को बनाती है, WBC को, RBC को, प्लेटलेट्स को ये बनाती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स अराइज फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्ट्रल सेल, दिस इज कॉल्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, PUSC, और इसको दूसरा नाम है हीमेटोसाइटोब्लास्ट सेल। तो ये है बोन मैरो और इसमें लगी हुई है हीमेटोसाइटोब्लास्ट सेल, हीमेटोसाइटोब्लास्ट सेल, ये वाली सेल इसमें लगी हुई है और इसे हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल। अभी ये अनकमिटेड है, अनकमिटेड का मतलब ये है कि ये कुछ भी बना सकती हैं, WBC भी बना सकती हैं, RBC भी बना सकती हैं और प्लेटलेट्स भी ये बना सकते हैं। इसके बाद ये जो सेल्स हो जाएंगी कमिटेड सेल्स हो जाएंगी, प्लूरिपोटेंट कमिटेड सेल, यानी कि अब इस सेल ने सोच लिया है कि मुझे अब क्या बनाना है, या तो RBC बनानी है, या तो WBC बनानी है, या फिर प्लेटलेट्स इसने बनानी है। तो अब ये हो गई हीमेटोसाइटोब्लास्ट कमिटेड सेल, ये जो सेल है हीमेटोसाइटोब्लास्ट कमिटेड सेल है। अब ये आगे जाके RBC का निर्माण कर रही है। इसमें कई तरह के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इसमें आएंगे, अलग अलग तरह के इसमें सेल्स बनेंगे। हमने जो 4 चीज़ों की तरफ इसमें ध्यान देना है, एक तो सेल का साइज, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियोलाई, चौथा इसमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज और चौथा सेल डिवीजन। ये 4 चीज़ों की तरफ हमने इसमें ध्यान देना है। तो जो हीमेटोब्लास्ट सेल है, ये जो हीमेटोब्लास्ट सेल है इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, इसमें जो सेल का साइज है वो बड़ा होता है, 19 से 23 माइक्रोमीटर इसका साइज है। तो इसमें सेल साइज बड़ा है। और RBC का हम देखेंगे तो इसमें सेल का साइज क्या है, छोटा है, यानी कि सेल का साइज धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। दूसरा, इसमें जो न्यूक्लियस है फाउंड ऑलमोस्ट ऑन होल ऑफ द सेल, इसमें जो न्यूक्लियस है ये पूरी की पूरी सेल में है और धीरे धीरे करके ये जो न्यूक्लियस धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और RBC में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। नंबर 3 है इसमें न्यूक्लियोलाई, जो केंद्रिकाएं हैं, इसमें 3 से 4 तक, 4 से 5 तक जो है केंद्रिकाएं हैं पाई जा रही हैं। धीरे धीरे करके जो केंद्रिकाएं खत्म हो जा रही हैं और RBC में कोई भी केंद्रिका या न्यूक्लियोलस नहीं पाया जा रहा है। अगर हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसमें हीमेटोसाइटोब्लास्ट जो सेल है इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन अभी नहीं है और धीरे धीरे करके हीमोग्लोबिन का अमाउंट यहाँ पे बढ़ रहा है और RBC में पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। जहाँ तक सेल डिवीजन की बात है, इसमें सेल डिवीजन हो रहे हैं और लास्ट में जो सेल डिवीजन है वो बंद हो जाते हैं। तो हमें 3 या 4 जो चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात करें हम हीमेटोसाइटोब्लास्ट सेल की। इसमें जो सेल का साइज है वो 19 से 30 माइक्रोमीटर है, यानी कि बड़ा सेल का साइज है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो ऑक्यूपाई कर रहा है ऑलमोस्ट होल ऑफ द सेल, यानी कि जो न्यूक्लियस है काफ़ी बड़ा है और इसमें 4 से 5 न्यूक्लियोलाई जो है वो पाए जा रहे हैं। और इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, अभी एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जा रहा है। और इस सेल में माइटोसिस की प्रोसेस होती है और आगे जाके ये जो सेल है वो क्या बनाती है, प्रोआर्थियोब्लास्ट सेल बनाती है, जिसको हम मेगेलोब्लास्ट सेल भी कहते हैं। जो प्रोआर्थियोब्लास्ट सेल है उसका जो साइज है वो 15 से 20 माइक्रोमीटर हो जाता है, यानी कि अब साइज धीरे धीरे करके छोटा हो गया है। जो न्यूक्लियस है ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ सेल वॉल्यूम, न्यूक्लियस थोड़ा और छोटा हो गया है। और इसमें जो केंद्रिकाएं हैं, न्यूक्लियोलाई हैं, पहले जो हीमेटोसाइटोब्लास्ट सेल है उसमें 4 से 5 न्यूक्लियाई पाई जाती थी, अब इसमें 2 से 3 न्यूक्लियाई ही पाई जा रही हैं। अभी इसमें जो हीमोग्लोबिन है इसका अमाउंट अभी एब्सेंट है और इसमें माइटोसिस के प्रोसेस के बाद ये क्या बनाती है, नॉर्मोब्लास्ट सेल बनाती है। जो नॉर्मोब्लास्ट सेल है वो 3 तरह की सेल्स है, एक है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट सेल, दूसरी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट सेल और तीसरी है लेट नॉर्मोब्लास्ट सेल।
जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट सेल है इसका साइज और घट जाता है और 14 से 16 माइक्रोमीटर तक इसका साइज, जो सेल का साइज है वो रह जाता है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो, इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और कम हो जाएगा। और इसमें जो न्यूक्लियोलाई हैं वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, यानी कि वो डिजेनरेट हो जाते हैं। जो हीमोग्लोबिन है वो अभी यहाँ पे एब्सेंट है और ये सेल क्या करेगी, अब माइटोसिस की प्रोसेस करेगी और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट सेल ये बनाएगी। जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट सेल है उसमें उसका जो सेल साइज है वो 10 से 14 माइक्रोमीटर होता है। जो न्यूक्लियस है फर्दर डिक्रीजेस, न्यूक्लियस का साइज धीरे धीरे करके और कम हो जाएगा। और जो हीमोग्लोबिन है स्टार्ट्स अपीयरिंग, यहाँ पे धीरे धीरे करके हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस शुरू हो जाएगा और इसमें भी माइटोसिस की प्रोसेस होती है और आगे जाके ये लेट नॉर्मोब्लास्ट सेल बनाती है। जो लेट नॉर्मोब्लास्ट सेल है इसका साइज और कम हो जाएगा, 8 से 10 माइक्रोमीटर तक इसका साइज रह जाएगा। न्यूक्लियस इसमें अब डिजेनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा और इसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा और इसमें माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगी। अब जो लेट नॉर्मोब्लास्ट सेल है वो रेटिकुलोसाइट जो सेल है, इमेच्योर आरबीसी जिसको कहते हैं, उसमें बदल जाएगी। इसमें सेल का साइज और कम हो जाएगा, 7 से 8 माइक्रोन तक इसका साइज हो जाएगा। अब इसमें न्यूक्लियस डिजेनरेट हो गया और इसमें रिमेनेंट्स ऑफ आरएनए ये दिखाई देते हैं, जो उस सेल में एक मैश की तरह, एक जाले की तरह यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो आरएनए जब ये न्यूक्लियस हटा होगा तो इसके अंदर डीएनए होगा, आरएनए होगा। तो जो आरएनए है इसमें अब मैसेज के रूप में इसको ये दिखाता है, इसलिए हम इसको रेटिकुलोसाइट सेल कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ जाता है और बाद में ये एरिथ्रोसाइट में बदल जाती है, यानी कि मैच्योर आरबीसी में ये बदल जाती है और इसके जो सेल का साइज है वो 7 माइक्रोन तक रह जाता है। न्यूक्लियस हट जाता है, न्यूक्लियोलस जो होते हैं, केंद्रिकाएं होती हैं, वो भी हट जाती हैं और इस तरह से जो हीमेटोब्लास्ट सेल है वो धीरे धीरे करके आरबीसी में ये बदल जाती हैं। तो हमने जो एरिथ्रोपोएसिस है इसमें क्या देखा, जो सेल का साइज है वो धीरे धीरे घट रहा है, रिडक्शन इन द सेल साइज। दूसरा जो न्यूक्लियोलस है डिक्रीज इन साइज, जो न्यूक्लियस है वो साइज में डिक्रीज कर रहा है और फाइनली डिसअपियर, सब बाद में ख़त्म हो जा रहा है। जो न्यूक्लियोलाइज हैं वो भी धीरे धीरे करके उनका साइज कम होता जा रहा है और बाद में ख़त्म हो जा रहा है। साइटोप्लाज्म इंक्रीज इन अमाउंट, जो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो सेल है और इतना बड़ा इसमें क्या था, न्यूक्लियस था। जब ये न्यूक्लियस हट जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जहाँ तक हीमोग्लोबिन की बात है, हीमोग्लोबिन अमाउंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, इसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो जो एरिथ्रोपोएसिस है इसमें ये घटनाएं होती हैं और अलग अलग तरह की सेल्स बनती हैं। अब बात आती है एप्लास्टिक एनीमिया। इट इज़ अ रेयर बट सीरियस ब्लड कंडीशन दैट अकर व्हेन ब्लड मैरो कैन नॉट मेक इनफ ब्लड सेल्स फॉर द बॉडी। ये जो प्रॉब्लम है ये बोन मैरो की प्रॉब्लम है। इसमें जो स्टेम सेल्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो आरबीसी को डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं बना पाती है और इस कंडीशन को कहते हैं हम एप्लास्टिक एनीमिया, इस कंडीशन को हम कहते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ एरिथ्रोपोएसिस, यानी कि जो एरिथ्रोपोएसिस है उसको इनिशिएट कौन करता है, उसको शुरुआत कौन करता है। इसमें एक हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है आर्थ्योपोएटिन हार्मोन। जो आर्थ्योपोएटिन है ये एक हार्मोन है और ये ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है और कुछ मात्रा में प्रोटीन है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ये 165 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 46,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज सिक्रेटेड, मेनली सिक्रेटेड फ्रॉम किडनी। 85% ये किडनी से सिक्रेट होता है और 15% ये लीवर से भी सिक्रेट होता है। तो जो आर्थ्रोपोएटिन है इसका मेन काम है ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसी को बनाने के लिए। जब भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है, या जिसका जो वैज्ञानिक टर्म है इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया, जब भी बॉडी हाइपोक्सिया से सफ़र करती है या बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है
तो ये जो स्टिमुलेशन है ये कहाँ जाता है, ये किडनी में जाता है और किडनी ऑर्थियोपोएटिन नामक जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करती है। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, ये जिसका जो स्टिमुलेशन है ये किडनी में जाएगा और किडनी ऑर्थियोपोएटिन नामक हार्मोन को सीक्रेट करेगी। जब किडनी आर्थ्रोपोएटिन नामक हार्मोन सीक्रेट करेगी तो प्लाज्मा में आर्थ्रोपोएटिन जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड में जो आर्थ्रोपोएटिन है वो बढ़ जाएगा। इन टर्न इट स्टिमुलेट स्टेम सेल्स यानी कि हेमेटोसाइटोब्लास्ट सेल। ये बोन मैरो में जाके, बोन मैरो में जो हेमेटोसाइटोब्लास्ट सेल हैं उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। क्या करने के लिए, आरबीसी के प्रोडक्शन करने के लिए इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। अब क्योंकि जो हेमेटोसाइटोब्लास्ट सेल ये स्टिमुलेट हो जाएंगे तो उसके बाद ये क्या बनाएंगे, प्रो ऑर्थियोब्लास्ट सेल बनाएंगे। उसके बाद नॉर्मोब्लास्ट सेल्स बनती हैं, उसके बाद रेटिकुलोसाइट सेल बनती हैं और उसके बाद आरबीसी का निर्माण ये कर देंगी। तो जो आर्थ्रोपोएटिन हार्मोन्स हैं ये क्या करता है, ये इरिथ्रोपोएसिस के लिए बहुत ज़रूरी है और ये इसको इनिशिएट करता है। तो कुछ और हार्मोन्स हैं जो आर्थ्रोपोएसिस को इनिशिएट करते हैं, को स्टिमुलेट करते हैं। आर्थ्रोपोएटिन जैसे मैंने आपको बताया ये कहाँ से निकलता है, किडनी से निकलेगा और बोन मैरो में जाके हेमेटोसाइटोब्लास्ट सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बन सके। दूसरा टेस्टोस्टेरोन, ये भी आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम करता है। और क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल में ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल में कम पाया जाता है, यही एक कारण है कि जो मेल है उसमें आरबीसी का जो लेवल है वो फीमेल से अधिक होता है। जो दूसरे हार्मोन्स हैं ये ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन्स भी जो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने का ये काम ये करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं, जो अदर फैक्टर्स के रूप में डाइटरी फैक्टर्स हैं, इसमें आयरन का बड़ा योगदान होता है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के बनाने में अति आवश्यक है। तो जो अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाए, आयरन अगर कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन पे उसका का असर पड़ेगा और हीमोग्लोबिन ढंग से नहीं बन पाएगा और जो आरबीसी बनेंगी वो बहुत ही छोटी आरबीसी बनती है। आर्थ्रोपोसिस के फलस्वरूप जो आरबीसी बनेंगी उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होगी और ये आरबीसी का जो शेप है, जो साइज है वो बहुत छोटा रह जाएगा। तो इस बीमारी को हम कहते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रो मतलब कम, सिटिक मतलब सेल। इसमें जो आरबीसी का जो साइज है वो क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है और इसको हम माइक्रोसिटिक एनीमिया भी कहते हैं। और दूसरा, इसका दूसरा नाम है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया का मतलब, हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट क्या है, कम है। तो आयरन की डिफिशियंसी से होने वाला जो एनीमिया है उसको हम हाइपोक्रोमिक एनीमिया या फिर माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है फॉलिक एसिड और विटामिन B12। विटामिन B12 ये जो आरबीसी के मैचुरेशन के लिए आवश्यक होते हैं। आरबीसी का जो मैचुरेशन होता है उसके लिए फॉलिक एसिड और विटामिन B12 बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो इसमें जो आरबीसी का जो मैचुरेशन है प्रॉपर नहीं हो पाता और आरबीसी का साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन जबकि इसमें साइज बड़ा हो जाता है। तो इस तरह के एनीमिया को हम कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रो मतलब बड़ा, सिटिक मतलब सेल। इसमें जो आरबीसी बनती है वो बड़े साइज की बनती है और क्योंकि आरबीसी का मैचुरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। या फिर इसका दूसरा नाम है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें जो सेल्स हैं, जो आरबीसी बनती है वो बड़े साइज की बनती है और किसी काम की ये इसका मैचुरेशन क्योंकि ढंग से हो नहीं पाता तो ये किसी काम की नहीं होती हैं। तो इसको हम कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया या मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। नंबर थर्ड है विटामिन सी। विटामिन सी का भी बड़ा योगदान है। विटामिन सी क्या करता है, आयरन के अब्जॉर्प्शन में सहायता प्रदान करता है। जब हम कोई आयरन वाली चीज़ खाते हैं तो जो इंटेस्टाइन से में जो आयरन है उसको विटामिन सी अब्जॉर्ब करवाता है। तो विटामिन सी आयरन के अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सहायक होता है। अगर आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी और आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हाइपोक्रोमिक या फिर माइक्रोसिटिक एनीमिया डेवलप हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो हीमोपोएसिस का मतलब होता है
डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का बनना हीमोपोएसिस या हीमेटोपोएसिस कहलाता है। एरिथ्रोपोएसिस को हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, ल्यूकोपोएसिस को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोपोएसिस को कहते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स। उसके बाद ये कहाँ कहाँ होता है, ये मेनली बोन मैरो में होगा। और जो बोन मैरो में जो स्टर्नम है, वर्टिब्री है, स्कल है, पेक्टोरल ग्रेडिल है, पेल्विक ग्रेडिल है और अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस और फीमर में ये जो हीमोपोएसिस की जो प्रोसेस है ये होती है। जो खासकर अगर आर्थ्रोपोएसिस की बात करें, 7 से 9 दिनों के अंदर ये पूरी हो जाती है। और ये मोनोफिलेटिक थ्योरी के अनुसार इसमें क्या होता है कि जो एक ही सेल होती है, एक ही जो सेल होती है जिसको हम स्टेम सेल कहते हैं, वही आगे जाके डब्ल्यूबीसी बनाती है, वही आगे जाके आरबीसी भी बनाती है और वही आगे जाके प्लेटलेट्स भी बनाती है। जहाँ तक एरिथ्रोपोएसिस का की बात है, इसमें जो हीमेटोसाइटोब्लास्ट सेल है आगे जाके प्रोएरिथ्रोब्लास्ट सेल बनाएगी। उसके आगे जाके नॉरोब्लास्ट सेल्स बनती हैं, अर्ली नॉरोब्लास्ट सेल, इंटरमीडिएट नॉरोब्लास्ट सेल और लेट नॉरोब्लास्ट सेल। उसके बाद रेटिकुलर साइट बनती हैं और उसके बाद मैच्योर आरबीसी ये बनती हैं। इन सब के बनने में एक हार्मोन का योगदान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे हम कहते हैं हम ऑर्थोपोइटिन हार्मोन। और जो ऑर्थोपोइटिन हार्मोन है ये आगे ये जाके ये कहाँ से निकलेगा, ये किडनी से निकलता है और ये इन्फ्लुएंस करेगा किसको, हीमोपोएसिस को इन्फ्लुएंस करेगा। जो बोन मैरो में जो सेल है, हीमेटोसाइटोब्लास्ट सेल है, उसको स्टिमुलेट करेगा आरबीसी को बनाने के लिए। तो ये था हीमोपोएसिस या हीमेटोपोएसिस।